हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो बीपीएससी टीचर के लिए तो है ही साथ जो है 71वीं बीपीएससी के लिए जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस है। ठीक है, 71वीं बीपीएससी के लिए जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस है, और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 में डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर पर जोर किस संदर्भ में दिया गया है? तो समीक्षा याचिका से संबंधित मामले में डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार कर निर्णय देना। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर लागू होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपील स्वीकार कर निर्णय सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस स्थिति में कहा कि सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच का निर्देश दे। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो 6 जनवरी 2025 को। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम के प्रतिभागियों को निम्नलिखित में से कौन सी जगह दिखाई गई है? तो संसद भवन। इस कार्यक्रम के पहले संस्करण पंचायत से पार्लियामेंट 1.0 का आयोजन कब हुआ था? तो जनवरी 2024 में। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम किन दो मूल तत्वों पर केंद्रित था? तो पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास। कार्यक्रम पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हेतु सशक्त बनाना। पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम किस आयोग की पहल है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। गुड गवर्नेंस डे किस महान नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल कब शुरू की गई थी? तो 25 दिसंबर 2024 को। विकसित पंचायत कर्मयोगी किस दिवस पर लॉन्च की गई है? तो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे पर। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमताओं का निर्माण और डिजिटल प्रशिक्षण करना। विकसित पंचायत कर्मयोगी का पायलट प्रोजेक्ट किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का लक्ष्य किस स्तर की शासन प्रणाली को मजबूत करता है? तो ग्राम पंचायत स्तर। गुड गवर्नेंस डे किस महान नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में क्या लाना है? तो पारदर्शिता, भागीदारी और दक्षता। प्राशन गांव की ओर अभियान किस संस्थान द्वारा संचालित किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति AK माथुर। 8वां वेतन आयोग किस संभावित वर्ष से लागू हो सकता है? तो 2026 से। हाल ही में किस वेतन आयोग को स्थापित करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो 8वां वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने वाला है? 2026 में। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस वर्ष से लागू की गई है? तो 1 जनवरी 2016 से। अब है इडेलमैन ट्रस्ट बारोमीटर 2025 में भारत की कंपनियां इंडिया हेडक्वार्टर्ड कंपनीज की वैश्विक रैंकिंग क्या रही? तो 13वीं रही है। इडेलमैन ट्रस्ट बारोमीटर 2025 के अनुसार सबसे अधिक भरोसेमंद कंपनियां किस देश की थी? तो कनाडा की थी। इडेलमैन ट्रस्ट बारोमीटर के अनुसार 2025 में भारत की समग्र ट्रस्ट रैंकिंग सभी संस्थाओं को मिलाकर कौन सी थी? तो 3री है। इडेलमैन ट्रस्ट बारोमीटर किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इडेलमैन पब्लिक रिलेशन। जनवरी 2025 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार UIDAI CEO बनने से पहले किस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। UIDAI CEO की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय।
20 जनवरी 2025 को जो है किस देश ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वापसी विड्रॉल करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। जनवरी 2025 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को। वी नारायणन ने किसको स्थानांतरित किया जब वे इसरो के अध्यक्ष बने? तो एस सोमनाथ को। वी नारायणन ने इसरो अध्यक्ष के साथ किस पद का दायित्व भी संभाला? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सचिव। वी नारायणन किस दिन से इसरो अध्यक्ष एवं DOS सचिव के पद पर कार्यभार संभाले? तो 14 जनवरी 2025। वी नारायणन इसरो के कितने में अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं? तो 11 में। इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। वी नारायणन IIT खड़गपुर से किस विषय में PhD धारक हैं? तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। वी नारायणन किस इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेषज्ञ समझे जाते हैं? तो क्रायोजेनिक प्रोपल्सन में। वी नारायणन इसरो में किस प्रमुख केंद्र के निदेशक थे? तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। जनवरी 2025 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन एंड MD कौन नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री। दोस्तों, जो भी एक टॉपिक आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 10 MCQ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा फिर भी आप बना सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा जैसे कि 70वीं BPSC में आया था फिर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस कारण से जो है हम लोग एक टॉपिक से कोशिश करते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो है कवर हो जाए। मिनिमम तो 10 हमको लगता है हो ही जाता है। आगे आते हैं। आशुतोष अग्निहोत्री किस IAS बैच के अधिकारी हैं? 1999 बैच। आशुतोष अग्निहोत्री किस कैडर से संबंधित अधिकारी हैं? असम मेघालय कैडर। FCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। FCI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। FCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। जनवरी 2025 में BCCI के अम्बड्समैन और इथिक्स ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा को। जस्टिस अरुण मिश्रा पहले किस पद पर कार्य करते थे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। अरुण मिश्रा ने BCCI के 2 पदों को एक ही समय में संभाला। ये कौन कौन थे? तो ये थे इथिक्स ऑफिसर और अम्बड्समैन। जस्टिस अरुण मिश्रा की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? 16 जनवरी 2025 को। BCCI इथिक्स ऑफिसर अम्बड्समैन की नियुक्ति BCCI की किस निकाय के अंतर्गत की जाती है? तो BCCI अपेक्स काउंसिल। जनवरी 2025 में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर इजराइल के लिए कौन नियुक्त हुआ है? तो जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह किस वर्ष की IFS बैच के अधिकारी हैं? तो 2002। JP सिंह ने इजराइल में राजदूत बनने से पहले किस पद पर कार्य किए थे? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग में संयुक्त सचिव। COP29 में विकसित और विकासशील देशों के बीच मुख्य विवाद किस मुद्दे पर था? तो जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस की राशि और प्रकृति। विकासशील देशों ने इस NCOG राशि में विशेष क्या मांगा था जो इसमें शामिल नहीं था? एडेप्टेशन का स्पष्ट उपनिश्चय। COP29 में न्याय संगत संक्रमण जस्ट ट्रांजिशन पर मुख्य मतभेद किनके बीच था? तो विकसित देशों और विकासशील देशों। विकासशील देशों की शिकायत की संरचना को लेकर थी? तो निवेशधारी कर पर भरोसा। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति कौन करता है? यदि भारत और पाकिस्तान आपसी सहमति से नियुक्त नहीं कर पाते हैं तो विश्व बैंक। इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी में न्यूट्रल एक्सपर्ट की भूमिका किस प्रकार के मामलों के लिए होती है? तो तकनीकी मतभेदों के समाधान के लिए। यदि विवाद तकनीकी मतभेद से आगे बढ़ जाए तो संधि के अनुसार अगला समाधान कौन प्रदान करता है? तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत कितनी नदियां शामिल है? तो 6 नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस वाटर ट्रीटी की मध्यस्थता किस संस्था ने करवाई थी? विश्व बैंक। न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया किस एनेक्सर में वर्णित है? एनेक्सर F। भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार किस नदी समूह का पूरा अधिकार प्राप्त है? पूर्वी नदियां, सतलज, ब्यास, रावी। जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय बैठक कहाँ हुई थी? दुबई में। भारत ने अफगानिस्तान के लिए किस बंदरगाह के उपयोग पर चर्चा की है? तो चाबहार बंदरगाह।
76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कौन कौन सा प्रकार का दौरा किया? तो स्टेट विजिट प्लस गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत इंडोनेशिया की 75वीं कूटनीतिक वर्षगांठ के अवसर पर जनवरी 2025 में कितने एमयू पर हस्ताक्षर हुए? तो 5। ब्रिक्स समूह में 2025 में 9वीं पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया को ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री कब नियुक्त किया गया है? तो 17 जनवरी 2025। चीन ने तिब्बत में किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध निर्माण के लिए मंजूरी दिया है? तो यार्लुंग जांगबो, ब्रह्मपुत्र नदी। पंगासो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है विशेष रूप से किन दो देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किया गया है? तो भारत और म्यांमार। पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। पंगासो पास किस पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है? तो पटकाई पर्वतमाला। पंगासो पास की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 3727 फीट। फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो गाजा और मिस्र की सीमा पर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर किस शहर के पास स्थित है? रफा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर इजराइल की क्या मांग है? तो इजराइल को इसका नियंत्रण मिल जाए ताकि हथियारों की तस्करी रोकी जा सके। किस समझौते के बाद जो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर का निर्माण और सीमांकन हुआ था? तो 1979 का इजराइल मिस्र शांति संधि। हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको का कौन सा नया नाम प्रस्तावित किया गया है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका नाम का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राजनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका का नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी है? तो पैनामा नहर। पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अमेरिका ने पैनामा नहर का नियंत्रण किस वर्ष पैनामा को सौंपा था? 1999 में। अमेरिका और पैनामा के बीच किस संधि के तहत नहर का नियंत्रण सौंपा गया था? टोरी-होज कार्टर संधि। पैनामा नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 82 किलोमीटर। जब भारतीय रुपयों का अवमूल्यन होता है तो इसका क्या अर्थ है? When the Indian rupee depreciates, what does it mean? तो रुपयों का मूल्य डॉलर की तुलना में घटता है। रुपयों में अवमूल्यन का आयात इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महंगा हो जाता है। रुपयों के अवमूल्यन से निम्नलिखित में से कौन सा खर्च बढ़ जाएगा? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि और भी लोगों के पास जो है सेशन मेरा पहुंच पाए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।